नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं देवभूमि का चुनावी दंगल, जिसमें आज हम बात करेंगे कम मतदान, धामी ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की काफी उदासीनता देखने को मिली। राज्य में करीब 57.24% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 5% कम है। और पांचों लोकसभा सीटों की बात करें तो अल्मोड़ा की में सबसे कम 48.82% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे अधिक मतदान हरिद्वार लोकसभा सीट में 63.53% हुआ। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की बात करें तो 62.47% हुआ है मतदान, और पौड़ी गढ़वाल में 52.42% हुआ। टेहरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर 53.76% मतदान हुआ है। कम मतदान के पीछे कई वजहें मानी जा रही। मतदाताओं की उदासीनता ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब कर ली। मुख्यमंत्री धामी ने अपने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को सभी गांवों की नाराजगी की वजह तलाशने और उसका प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए। बता दें कि राज्य में इस बार के लोकसभा चुनाव में 35 से ज्यादा गांवों के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया। इन गांवों में अधिकांश गांव सड़क ना बनने के कारण लोगों में नाराजगी थी। कई क्षेत्रों में कई साल पहले स्वीकृत हुए सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। ज्ञापन, धरने, प्रदर्शनों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। राज्य में मतदान प्रतिशत कम होने के बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ विकास के बड़े बड़े दावे करती, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं कर रही। मतदान कम होने के पीछे भी ग्रामीणों की नाराजगी देखने को मिल रही। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हुए मतदान के दौरान मतदाताओं में काफी उदासीनता दिखी। 1.5 से 2 महीने प्रचार प्रसार के बावजूद भी मतदाता अपने घरों से मतदान के लिए बाहर नहीं निकले। कम मतदान के पीछे कई वजहें मानी जा रही है। राज्य में करीब 57.24% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 5% कम है। वहीं पांचों लोकसभा सीटों की बात करें तो अल्मोड़ा में सबसे कम 48.82% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट में सबसे अधिक 63.53% मतदान हुआ है। वहीं कम मतदान के पीछे अब भाजपा कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ जहां भाजपा का कहना है कि कांग्रेस नेताओं की उदासीनता की वजह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अधिकांश गांवों में चुनाव बहिष्कार की वजह से मतदान में कमी आई है। इसी से इनकी पोल खुल जाती है। जब लोग रोड नहीं तो वोट नहीं, या अस्पताल नहीं तो वोट नहीं, टीचर नहीं तो वोट नहीं देकर नारा देते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि सरकार के कामों से लोग नाराज हैं। और हकीकत भी यह है कि कुशासन से लोग इतने नाराज थे। अंकिता भंडारी का मामला हो, केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला हो, जोशीमठ हो, भर्ती घोटाले हो, अग्निवीर हो, लोग निराश थे और लोग वोट देने नहीं निकले। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकारी कर्मचारी, उनके परिजनों ने वोट दिया है, कांग्रेस के कैडर ने वोट दिया है और कांग्रेस के पक्ष में इस बार का मतदान रहा है। चुनाव आयोग का अभी जो डेटा प्राप्त हुआ है, अभी हमारे पोस्टल बैलेट जो सेना के भाइयों के होते हैं और जो चुनाव ड्यूटी में जो लोग लगे हुए हैं, उनके जो सर्विस वोट होते हैं, उनके अभी डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। अगर उनके जब डेटा प्राप्त हो जाएंगे और वो अंतिम क्षण तक प्राप्त होते हैं, तब स्पष्ट पता लग पाएगा कि इतना % उत्तराखंड के अंदर मतदान हुआ है। तो लेकिन थोड़ा बहुत जो कमी रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जिस प्रकार से चुनाव को लेकर के उदासीनता देखी गई, उसके कारण ही ये मतदान प्रतिशत गिरा है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुए कम मतदान प्रतिशत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने वाले गांव की रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को सभी गांव की नाराजगी की वजह तलाशने और उसका प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य में इस बार के लोकसभा चुनाव में 35 से भी ज्यादा गांव के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया था। इन गांवों में अधिकांश गांव सड़क न बनने के कारण से नाराज थे। कई क्षेत्रों में कई साल पहले स्वीकृत हुए सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पाया। ज्ञापन धरने प्रदर्शनों के बावजूद कार्रवाई न होने पर लोगों ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर आगे भी मतदान बहिष्कार जारी रहेगा। रास्ता गांव में नहीं है, किस तरीके की दिक्कतें हैं? सर हर चीजों की दिक्कत है सर। यहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं होते। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, अब शादियों के लिए हम कहाँ जाएंगे लड़कियां ढूंढने के लिए। सर हमारे को घरेलू सामानों के लिए भी दिक्कतें हो जाती है। सिलेंडर ले लीजिए आप, हर किसी चीज की समस्या होती है। राशन पानी हर चीज के लिए हमारे को मार्केट जाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है सर। पैदल चल के यहाँ से डूंगे 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर ट्रैकर पकड़ के तब अपना सामान लेके आना पड़ता है। आप क्या वजह मानते हैं, कहते हैं रिश्ते नहीं होते, क्या वजह मानते हैं? सर रोड की समस्या है सर, आने को तैयार नहीं है यहाँ कोई। 40 बरस तो मुझे भी यहाँ आए हुए हो गए। मैंने 40 बरस से ये रोड ऐसी देखा, ना तो इसमें कोई मरम्मत होती है, ना कोई आते हैं यहाँ बनाने के लिए। सिर्फ गाँव के लोग ही करते हैं इसको, जो करते हैं। इनकी गाड़ियाँ चलती है, अब वही बनाते हैं बेचारे, वही मिट्टी डाल के इसको कर देते हैं थोड़ा बहुत, है जी। और बरसात में देख लो इसमें इतने ना गड्ढे हो जाते हैं कि जिस गड्ढे का कोई नाम नहीं पूछ सकता कितना बड़ा गड्ढा हो रहा। कहीं गाड़ी जब फिसलती है तो पता लगता है कि भाई गाड़ी गड्ढे में गई। निश्चित रूप से मतदान का बहिष्कार करना ये लोकतंत्र के लिए भी और सभी के लिए चिंता का विषय है। ये जानकारी आई है, अधिकारियों के द्वारा उसका प्रयास भी किया गया कि लोग मतदान का बहिष्कार न करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान बहुत ही गंभीरता से लिया है। उसके आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं, और कहीं पर सड़क का विषय है, कहीं पर अन्य बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण से ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया गया। देखिए अब रिपोर्ट तलब करके क्या होता है। 10 साल आपने काम नहीं किया, 7 साल आपकी उत्तराखंड की सरकार को हो गए पूरे, 10 साल केंद्र की सरकार, आपने जनभावना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने बहिष्कार ही करना था। देखिए मेन मुद्दों पर हुआ बहिष्कार भी, कहीं सड़क की बात है, अस्पताल की बात है, पानी की बात है, बिजली की बात है, विद्यालय की बात है, इन मुद्दों पर हुआ जो यहाँ के मूलभूत मुद्दे हैं। कुल मिलाकर लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की उदासीनता चिंता का विषय है। भले ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन हकीकत में जनता को विकास से मतलब है। यही वजह है कि राज्य के 35 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए मतदान का बहिष्कार किया, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर भी देखने को मिला है। देखना होगा कि विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार क्या ग्रामीणों की मांगों को पूरा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सपा मुखिया अखिलेश यादव कल करेंगे नामांकन। बता दें कि कन्नौज से अखिलेश के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कल करेंगे नामांकन। पार्टी ने नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि सोमवार को तेज प्रताप को प्रत्याशी कन्नौज से बनाया गया था। असमंजस की स्थिति अखिलेश के मन में काफी दिनों से दिख रही थी। हालांकि अब ये सुनिश्चित हो गया है कि अखिलेश यादव ही कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन्द्र सर, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कन्नौज सीट पर असमंजस की स्थिति काफी लंबे समय से चल रही थी, और पार्टी के कई लोगों का मानना था कि अखिलेश यादव को ही चुनाव इस सीट से लड़ना चाहिए। हालांकि 3 प्रत्याशी बदलने के बाद आखिरकार ये खबर आना कि अखिलेश यादव कल नामांकन भरेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं?
निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मूव है और एक तरीके से ये संदेश जा रहा था कि अखिलेश यादव मैदान छोड़ गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई मैदान क्यों छोड़ गए अखिलेश यादव, एक ये परसेप्शन बन रहा था विपक्ष के खिलाफ, तो उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी जो अंदर की खबर है ऐसी कि तेज प्रताप यादव की जो उम्मीदवारी थी वो इस इनपुट के बाद की गई थी कि वहां ऐसा लग रहा था कि कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर गड़बड़ है। एक बड़ा खेमा बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी के कुछ नेता, कुछ जिला पंचायत के सदस्य, कुछ मजबूत लोग जो समाजवादी पार्टी के थे वो अभी हाल में बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। तो वहां पूरी तरीके से अखिलेश यादव को एक जो प्रारंभिक रिपोर्ट शुरू में मिली थी वो बहुत फेवरेबल नहीं लग रही थी, अखिलेश यादव के फेवर में नहीं लग रही थी। लग रहा था कि डिंपल या अखिलेश कोई लड़ेंगे तो कोई दांव भी हो सकता है। और पिछला चुनाव डिंपल यादव वहां हार चुकी हैं, तो हालांकि बहुत लंबा मार्जिन नहीं था लेकिन वो चुनाव हार गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय थी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के लिए। इसीलिए मैनपुरी के पूर्व सांसद और यादव परिवार के ही तेज प्रताप यादव को पहली बार कन्नौज से डिक्लेयर किया गया था कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी 4 दिन पहले की बात है। लेकिन अभी हाल में जो कन्नौज के बहुत ही मजबूत लोग, समाजवादी परिवार के लोग और वहां के जो व्यवसायी हैं, एक बड़े व्यवसायी हैं जो पिछले दिनों काफी चर्चा में थे, वो उन लोगों ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। कुछ लोग लखनऊ में जाकर मिले। उन्होंने कहा कि जो ये पूरा यादव लैंड है, अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये केवल पूरा यादव लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश जा रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव से भाग रहे हैं और आप आइए, आप यहाँ चुनाव जीतेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पूरी तरीके से आश्वस्त करने के बाद, पूरी तरीके से सारी चीजें देखने के बाद ये कल ही ये तय हो गया था यशी कि अखिलेश यादव 25 तारीख को नामांकन करेंगे। और अभी से मैं इसकी अंतर कथा भी आपको बता दूं, आप इस बात को याद रखिएगा और जब ये सब घटे तो आप जरूर इस बात को हमारे दर्शकों को एक बार रिमाइंड कराइएगा। मैं आपको इसकी अंतर कथा भी अभी बताने जा रहा हूँ कि अंतर कथा ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बहुत अनाप शनाप 5 साल तक खूब बयानबाजी की है और उनके व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं, डिंपल यादव पर टिप्पणियां की हैं, मुलायम सिंह पर टिप्पणियां की हैं और अखिलेश यादव पर खास तौर पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। अखिलेश यादव के मन में ये बात है कहीं ना कहीं कि वो जनता के वोट के जरिए ये जवाब देना चाहते हैं। वो अखिलेश यादव ये चुनाव लड़ेंगे और जो भी परिणाम होंगे, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो फिर वो यहाँ इस्तीफा देंगे। वो नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वो इस्तीफा देंगे। वो तेज प्रताप यादव फिर उपचुनाव में लड़ेंगे। ये पटकथा अभी तक जो समाजवादी पार्टी ने लिखी है उसी के अनुरूप जो ये कदम है अखिलेश यादव का, वो कल 12 बजे नामांकन कराएंगे पूरे तामझाम के साथ, लाव लश्कर के साथ। इसी जी दुर्गेन्द्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बता दें आपको कि जिस तरीके से आज अखिलेश यादव के नाम से नामांकन पत्र खरीदा गया है, कल अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। यहाँ पर आपने प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान को भी सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थे। एक बड़ा खेमा नाराज भी चल रहा था, तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव कल करेंगे नामांकन, कल 12 बजे। आपको बता दें कि नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। पार्टी ने नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली हैं और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत जो है वो देवभूमि का कम रहा और इसमें कई मामले सामने आए, जिसमें तो सबसे ज़्यादा चीज़ें ये देखने को मिली कि लोगों कई गांव ऐसे थे जिन्होंने पूरे के पूरे गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वजह सड़क ना होना। सड़क ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही थी। प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया, ज्ञापन सौंपे गए, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। फिर लोगों ने तय किया कि वोट की चोट करेंगे और कई लोगों ने वोट की चोट करने की कोशिश की, तो कई लोगों ने यह तय किया कि हम पूरा का पूरा चुनाव बहिष्कार करेंगे। समझाइश हुई, समझाया गया, लेकिन लोगों ने एक बार जो ठान ली वो करके दिखाया और वोट नहीं किया। और इसका नतीजा ये रहा कि वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा कम देखने को मिला है। पिछले चुनावों की अगर बात करें तो करीब 5% कम वोट पड़ा है इस बार, और इसका संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री धामी ने और उन गांवों की रिपोर्ट तलब की है जिन गांवों ने पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार किया था।
आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन प्रशाले जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घेड़ियाल जी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो और शुरुआत नवीन प्रशाले जी आपसे ही करते हैं। अगर हम बात करें चुनाव बहिष्कार की तो इसका पूरा क्रेडिट विपक्ष आपको ही दे रहा है और साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी की वजह से लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया, क्योंकि आपने उनको जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखा। हाँ, सड़क जैसी सुविधा आपने उनको मुहैया नहीं कराई, पानी जैसी सुविधा आपने उनको मुहैया नहीं कराई, पलायन लोग बहुत तेजी से कर रहे थे उसका संज्ञान आपने नहीं लिया, सारा ठीकरा बीजेपी के सर है। क्या कहना चाहेंगे? जी यशी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में सरकार हमारी है और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दूसरी बार मैंडेट लगातार इतिहास बदलकर भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इस सब चीज का जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी इन सब व्यवस्थाओं की। लेकिन पूर्व में आज अगर आजादी के 75 साल बाद भी अगर कहीं सड़क नहीं पहुंची तो उसमें मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार का ही दोष नहीं बल्कि पीछे से चला आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, अपने प्रमुख सचिव को उन्होंने निर्देशित किया और हमारे कार्यकर्ताओं को भी वहां भेजने का काम किया ताकि रिपोर्ट 2-3 चैनल से अच्छी तरह से आ पाए और उस पर काम हो सके, क्योंकि जनहित की सरकार है और सरकार चाहती है कि जनता की हर परेशानी दूर की जाए। और आप देखते हैं कि सड़क की बात, जहां तक बात है तो सबसे ज्यादा सड़कें बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी बनाएगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जब अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जताया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस भरोसे पर अपना विश्वास रखते हुए उनकी समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे इन सभी गाँव में उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सड़क वहां पर पहुंचेगी जरूर। जी नवीन प्रशाले जी, मेरे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मैं और लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद जरा इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर उदित घेड़ियाल जी हैं, समाजसेवी हैं। उदित जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मूलभूत सुविधाओं से जब जनता वंचित रहेगी तो जाहिर है कि वोट प्रतिशत पर असर साफ दिखेगा। देखिए, ये जो समस्याएं हैं ये समस्या आज की नहीं है। ये लोग काफी साल, अभी कुछ पिछले साल लाठीचार्ज भी हुआ था गैरसैंण में, वो केवल सड़क को लेके ही था। और एक गांव है जहां मैं अभी हाल में होके आया था, वो है किमसार का इलाका है, डाडा मंडल का एरिया है, ऋषिकेश से करीब 22-24 किलोमीटर दूर है। वो राजा जी नेशनल पार्क से उसका रास्ता जाता है। वो लोग सन 78 से लड़ रहे हैं उस सड़क के लिए और उसमें आबादी, देखिए जितनी भी जो लड़ाई हो रही है, जो बहिष्कार हुआ है, ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है लोकतंत्र का जिसमें कि हर कोई वोट डालना चाहता है, लेकिन वो अपनी इच्छा को मार करके अगर वोट डाल रहा है तो ये बहुत दुखद और चिंता का विषय, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो उस गांव की वो जो क्षेत्र है उसकी आबादी लगभग 17-18 हजार लोग हैं और 11 किलोमीटर की सड़क है जो चीला नहर से कटती है। आप उसमें जा नहीं सकते। अगर प्रसूति की कोई महिला होगी तो मतलब मैं बोल नहीं सकता उसके लिए कुछ भी। दूसरा, जब बरसात आ जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जो डिग्री कॉलेज में ऋषिकेश में पढ़ रहे हैं वो ऋषिकेश नहीं पहुंच सकते एक महीने। सवाल एक जगह का नहीं है, सवाल कई जगह का है और 24 साल से ये दिक्कत आ रही है। तो शायद उन लोगों का गुस्सा फूटा अब जाकर कि हम नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। इस बहिष्कार से उनको क्या फायदा होगा, कितना उनको सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी? मुझे लगता है उदित जी ये फायदा ही है कि मुख्यमंत्री जी आप जो उन गांवों का संज्ञान ले रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, वरना उन गांवों को कौन पूछ रहा था? देखिए मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, लेकिन ये पहले से घटनाएं यहाँ होती रही हैं। सवाल ये उठता है कि उनमें से ज्यादातर, जितना मेरी संज्ञान में हम लोग काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर जंगलात के मामले हैं और जंगलात के मामले यहाँ पर नहीं सुलझेंगे। उसके लिए भारत सरकार पे जाना ही पड़ेगा, एनजीटी से परमिशन लेनी पड़ेगी या जो भी है। लेकिन उसके लिए मेरे हिसाब से देखिए बड़ी आबादी है। अगर ये 100-50 लोगों के लिए होती तो एक बार आप उनको शिफ्ट करने की सोचते, कुछ और सोचते। लेकिन जहां पर आबादी 12,000 से ऊपर हो रही है, 10,000 लोग हैं, उनकी भी तो कुछ लोकतंत्र के अंदर उनका भी कुछ बनता है ना हिस्सा, कि वो वोट दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ हमें सुविधाएं रहें। वो पहाड़ पे रह रहे हैं, इन सब के बावजूद वो पहाड़ पे रह रहे हैं।
अगर हम चाहते हैं वो पहाड़ खाली कर दें तो बात अलग है। ये जंगलात वालों को भी समझना पड़ेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा, भारत सरकार को समझना पड़ेगा, उत्तराखंड सरकार को समझना पड़ेगा कि मानवता कुछ होनी चाहिए जिसमें कि वो रह रहे हैं। हम पहाड़ से पलायन की बात कर रहे हैं और वो लोग वहां बिना सुविधा के रह रहे हैं। दूसरा, मैंने पिछली बार भी कहा था आपकी डिबेट में, देखिए सब ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इतने लाख वोटर्स को शपथ दिलाई है, सब कुछ है, वो बातें चलती रही। किसी ने, हमने स्कूल की तारीखों का बारे में देखा कि स्कूल की तारीख हम उसके हिसाब से एग्जाम ना हो। किसी ने ये सोचा नहीं कि एक धर्म का भी महापर्व होता है, वो शादी होती है हिंदू धर्म में। और जिस दिन ये वोटिंग थी उस दिन बहुत बड़ा साया था। बहुत सारे कारणों की वजह से पहाड़ में अब शादियां जो हैं दिन में होने लगी है। तो जो शादी बारात जा रही है और जो बारात आ रही है वापस, वो तो वोट से वंचित हो गए ना। वो मेरे हिसाब से 25 से 1000 से ज्यादा लोग हैं और जो वोट करना चाहते थे, मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड करा, उन्होंने कहा कि हम करना चाहते हैं लेकिन हम क्या करें, हमारे घर में शादी। तो भविष्य के लिए ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। बिल्कुल, लेकिन उदित जी, हमने भी हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें हमने देखा एक दुल्हन गई थी वोट डालने, तो जहां जहां वहां रहा। ये एक रीजन जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही रीजन शायद नहीं होगा। बाराती मिस कर गए, बाराती जो जैसे मेरे कुछ जान पहचान के जो पौड़ी से गुप्त काशी गए, तो वो पूरे 130 लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है, वापस आते हैं। दूल्हा मिस कर गया। समझ रहे हम। उदित जी वापस आते हैं। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, सड़क नहीं तो वोट नहीं पर हम चर्चा कर चुके हैं और उसका नतीजा भी हमने देखा कि वोट परसेंटेज पर असर साफ तौर पर देखने को मिला और धामी जी ने अब इस पर संज्ञान लिया है। तो शायद उनकी जो मंशा रही होगी लोगों की वो अब कारगर होगी, जैसे कि, लेकिन हालांकि जैसा कि अभी उदित जी कह रहे थे और ये बात मुझे भी ज्ञात है कि जंगलों का ये मसला है और इस वजह से सड़क उनको नहीं मिल पा रही है। इससे पहले भी क्योंकि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं तो बड़े सारे सोल्यूशंस आए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, तब ये मसला सुलझेगा। देखिए, ये जंगल की बात आती होगी। मैं खुद, मेरे गांव में आज दिन तक सड़क नहीं गई है और मेरे को 5 किलोमीटर जंगली जानवरों के भय से निपटते हुए अपने गांव पहुंचना पड़ता है। जब मैं 2-3 बार सतपाल महाराज के पास गया, सतपाल महाराज को पता ही नहीं मेरा गांव का। अब ऐसे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी हमें देती रहेगी तो हम क्या करेंगे? हमारे, देखिए आप, मुख्यमंत्री का फेस सेविंग कर रहा है वो, ये कह के कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, लेकिन उसको पहले एडवांस में जनता ने ऐलान कर दिया था, चेता दिया था कि अगर हमारी ये समस्याओं की अनदेखी की गई तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। उस समय क्या मुख्यमंत्री का शासन प्रशासन सो रहा था उस समय? अब इंक्वायरी से नहीं, उस समय तो थपलियाल जी समझा रहा था। उस समय मुझे याद है जब हम चर्चा कर रहे थे तो कई प्रवक्ताओं ने ये बात कही थी और मुझे लगता है उदित जी भी शायद उसमें शामिल थे। ये कहा गया था कि जनता कहती है फिर वोट डालने जाती है और भूल जाती है, लेकिन इस बार जनता भूली नहीं है। इस बार जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। हमने चारों तरफ से देखा मैडम, हमने एक चीज देखी कि विकास की ABCD भी भूल गए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो मतलब चुनाव में खड़े थे। वो उम्मीदवारों को पता ही नहीं था। वो, मैं बोला नहीं कि वो तो मोदी जी के कंधों पे चुनाव लड़ रहे थे। तो आप ये स्थिति रहेगी तो देखिए, जहां जहां बहिष्कार हुआ है वहां वहां पे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ों में बहिष्कार हुआ है। मतलब आपको एक चीज देखो, अपना फेस सेविंग करके मुख्यमंत्री बाद में सुधांशु रिपोर्ट देंगे कि साहब ये किसी व्यक्ति के बहकाव में आ गए, ये षड्यंत्र का, वो ढूंढ रहे हैं उन लोगों को, अपने उन कार्य को, पन्ना प्रमुखों को ढूंढ रहे हैं जिनके यहाँ पे वो हुआ नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो अपनी जो जमात बनाई है, राजनीति का स्वरूप ही बदल दिया है मैडम। अब लोकतांत्रिक सरकारें, लोकतांत्रिक चेहरे, लोकतांत्रिक सोच गायब है। अब ये ऐसे लोग, देखिए आप, इनका केवल अब थोड़े दिनों में कानून बना देंगे कि कोई किसी को बहकाएगा चुनाव करने जाने में तो उसको 10 साल की सजा होगी। ये इस तरह के लोग हैं।
ये इस तरह के लोग हैं कि जो ये नहीं देखते कि साहब वहां अगर सतपुली में शराब पकड़ी गई तो मैं बोला नहीं कि कानून बनाएंगे कि जो शराब पिएगा उसको 10 साल की सजा होगी। ये उन लोगों को नहीं सजा देंगे जो ला रहे हैं, ये उन लोगों को सजा नहीं देंगे जो इन लोग इस जनता के जिम्मेदार हैं, जिनके कारण वहां पे पुल नहीं बने, वो नहीं करेंगे। यहाँ बड़े बड़े एक बड़ी जमात बैठा रखी है अधिकारियों की, एक मतलब जेई से लेकर चीफ इंजीनियर और सुपर चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे थे वो लोग? उनको कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है? काहे की इंक्वायरी कर रहा है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री केवल अपना चेहरा बचा रहा है कि मैं नालायक कहला गया हूं कि इतनी बड़ी परसेंटेज ऑफ लोग वोट करने नहीं गए, लोगों का विश्वास हट गया है इस सरकार पे, धामी सरकार पे लोगों का विश्वास हट गया है। हमारा विश्वास तो उस दिन हट गया था जब इनके प्रतिनिधि विकास की बात ही नहीं कर पा रहे। नहीं तो थपलिया जी इसको पॉजिटिव मूव क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, अगर इसका कुछ निष्कर्ष निकलता है, संज्ञान लेने के लिए उस पलायन आयोग का क्या हुआ? क्या आप ही देखिए, वो पलायन आयोग यही तो दर्शाना था उसने, ये फलानी जगह में नहीं है, ये समीक्षा है, ये समीक्षा है। काहे को इतने साल तक हमने पलायन आयोग का, हमने जनता के पैसों से पलायन आयोग को पाला, और इन नालायक नेताओं को पता ही नहीं है कि पलायन आयोग की रिपोर्ट क्या है आज दिन तक। चलिए क्या बात करो। ठीक है थपलिया जी, वापस आएंगे, ये तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे आगे, और कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं। और बात कर रहे हैं कम मतदान, धामी ने लिया संज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा आज इसी पर कि आखिर उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों रहा, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। तो जिसमें एक वजह तो ये भी है कि लोग चुनाव बहिष्कार करते नजर आए, और पूरे के पूरे गांव ने चुनाव बहिष्कार किया है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किया है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप राणा जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इस बार उत्तराखंड का वोटिंग परसेंटेज कम रहा, और इसका अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि आप थोड़ा पहले संज्ञान ले लेते तो शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता, जनता को थोड़ा विश्वास होता। एक और जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा मुझे लगता है समूचे उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। देखिए यसी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भाजपा उत्तराखंड की प्रदेश सरकार जो है वो मोदी सरकार के कटघरे में है। और जो आपने बात कही कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया, तो मैं तो एक बात कहूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बिल्कुल ठीक। ये ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सड़कों का मुद्दा कोई नया हो। त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हो रहा था, उस दौरान चमोली की नंदा नगर की सड़क को लेकर के लाठीचार्ज हुआ। ठीक। और ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, ग्रामीणों की एक मांग थी कि सड़क का थोड़ा सा चौड़ीकरण कर दिया जाए, बहुत छोटी सी चीज़ थी। ठीक है। और उसमें ग्रामीण महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आज भी उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में जो सड़कों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। PMJSY से लेकर के और PWD तक की जितनी सड़क के बाद जितनी सड़कें हैं और केंद्र के बाद जितनी सड़कें हैं, उनमें से अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के कटघरे में दिखाई दे रही है। देखिए, मोदी सरकार ने राज्यवासियों से जो वादे किए, उन वादों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। आपने मोदी जी ने ऑल वेदर रोड की बात की, ऑल वेदर रोड दी। ऋषिकेश बद्रीनाथ रेलवे लाइन की बात करी, रेलवे लाइन दी। कॉरिडोर बनाने की बात हुई, वो उन्होंने पूरा किया। नमामि गंगे में उत्तराखंड में काम हुआ। केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है। कुमाऊं में मानस खंड यात्रा को लेकर के उन्होंने काम किया, टूरिज्म बढ़ाने की दिशा में, उस दिशा में काम हो रहा है। लेकिन अगर हम राज्य सरकार की तरफ अगर देखते हैं तो राज्य सरकार ने
राज्य सरकार या कहें कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार इस मुगालते में रही कि 2022 में जब प्रचंड विरोध दिखाई दे रहा था, सब जगह ये नज़र आ रहा था कि भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, और उसमें भी हमने मोदी जी के प्रभाव में इतना हम 47 सीटें लेकर के आए हैं, तो इस समय तो हमारी सरकार है और हमने इतने सारे काम किए हैं। दूसरी बात जो संज्ञान लेने वाली बात है, मैं आपको ज़्यादा नहीं, अभी हमने 4-5 महीने पहले उत्तराखंड के देहरादून में एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसको लेकर के हमने यहाँ चैनल पे भी काफ़ी चर्चाएं हुई। हाँ। और कई मीडिया में और नेशनल लेवल पे इसमें काफ़ी चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री स्वयं देहरादून आए उद्घाटन के लिए, गृह मंत्री अमित शाह इसमें आए, तमाम केंद्रीय मंत्री आए, है ना, तमाम इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया। देहरादून की सड़कों का जो कायाकल्प उन 8 से 10 दिनों में हुआ, उससे पूरे देहरादूनवासी अचंभित थे कि अरे भाई ये क्या हो गया, रातों रात दिन एक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि 24 घंटे नहीं, 24 घंटों को 48 घंटे बना करके सरकार काम कर रही थी। रात को अगर आप 10 बजे भी जाओ, 11 बजे भी जाओ, तो सड़कों पे काम हो रहा था। सुबह उठ करके अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो भी आपको दिख रहा था कि सड़कों पे काम हो रहा था। 24 घंटे सड़कों पर काम चल रहा था। ठीक है, देहरादून में अगर ये हो सकता है तो पहाड़ में उन सड़कों पर क्यों नहीं हो सकता? एक सवाल। दूसरी बात, हम नहीं कह रहे हैं, चुनाव हुआ, निर्वाचन की पार्टियां तमाम जगह गई। हाँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी को अपने आप को हाईलाइट करना है। निर्वाचन ने भी अपनी पोलिंग पार्टियों को लेकर के दिखाया कि देखिए कितने दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी अंचलों में हमारी पोलिंग पार्टी जाकर के निर्वाचन कर रही है। और जो वीडियो निकल करके आए, वो वीडियो हमने नहीं डाले या हम किसी मीडिया ने नहीं कवर किए, वो उन लोगों ने भेजे थे और उन्हीं पोलिंग पार्टियों ने भेजे, और वहां से दिख रहा था कि वो किस तरीके से वो मतदान मतलब 24 साल के इस राज्य में अगर आज भी मतदान क्षेत्रों में जाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए पोलिंग पार्टियों को गार्ड गदेरों को पार करना पड़ रहा है, जान को हथेली में रख करके जाना पड़ रहा है। और एक मैं आपको आश्चर्यजनक उदाहरण बताता हूं, उत्तराखंड पुलिस की देहरादून के फेसबुक पेज पर है, अभी चाहे तो सभी लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। चुनाव से एक दिन पहले उत्तराखंड के देहरादून के एसएसपी देहरादून जिले से के नजदीक के एक पोलिंग क्षेत्र में निरीक्षण के लिए गए हुए थे। ये देहरादून का हाल है, और वो वहां पैदल चल रहे थे, और जो वीडियो निकल करके आया उसमें जो जिस राह पर वो चल रहे थे, उस सड़क की वो स्थिति बता रही थी कि उस सड़क पर ना तो डामरीकरण हुआ है, ना उस सड़क पे कोई काम हुआ है। ये देहरादून का हाल है, जहां हम राजधानी क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, जहां सरकार बैठती है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पूरा शासन तंत्र बैठता है, जहां गवर्नर यहां बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पुष्कर धामी सरकार कटघरे में नहीं है, पुष्कर धामी सरकार बिल्कुल कटघरे में है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। गांव वालों ने चिताया आपको, 2022 के चुनाव में भी आपको चिताया, आज भी आपको चिताया, लेकिन आपकी नींद तब खुली जब लोगों ने कहा कि हम मतदान नहीं करेंगे। देखिए सीसीएसी, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र तब नहीं मरता है जब किसी नेता को जेल होती है, लोकतंत्र तब नहीं मरता है जब किसी सरकार पे कार्रवाई होती है, लोकतंत्र तब न मरता है जब मतदाता मतदान के लिए उसका बहिष्कार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उत्तराखंड में लोकतंत्र की मृत्यु के समान है। जी, वापस आते हैं। नवीन प्रचाली जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले लखपत पटोला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी जी ने संज्ञान ले लिया है उन जगहों का जहां पर पूरा के पूरे गांव ने चुनाव बहिष्कार किया, विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है, क्या रिएक्शन? ये संज्ञान पहले लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। कोई ऐसा तो नहीं, उन्होंने आज ही कहा, उनकी मांग कई वर्षों से, 7 साल से तो ये सरकार यहाँ पे 10 साल से केंद्र में, और इस तरह की बातें कहते हैं कि जैसे लोगों को पता ही ना हो। आपको यदि काम करना होता, उन लोगों की मांग मान ली होती तो आज ही नौबती क्यों आती? या चुनाव बहिष्कार से पहले उन्होंने कहा था कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो हम चुनाव का बहिष्कार के लिए लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद घटना है। और हर कोई चाहता है कि इस पवित्र पर्व में हम आहुति दें, देश के विकास के लिए अपना वोट दें, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना वोट दें, अपने विकास के लिए अपना वोट दें। लेकिन जब राज्य सरकार न सुनती हो, केंद्र सरकार न सुनती हो, जनप्रतिनिधि न सुनता हो, तो आदमी के पास विकल्प क्या है? जब आपकी चुनी हुई सरकार आपकी बात न सुने, आपका चुनाव विधायक आपकी बात न सुने, आपका चुनाव जनप्रतिनिधि आपकी बात न सुने, ये गूंगी बहरी हो जाए, सरकारें गूंगी बहरी हो जाए, जनप्रतिनिधि गूंगी बहरी हो जाए, सत्ता के लोभ और लिप्त
लोभ और मोह में इतना लिप्त हो जाए कि जनता की सुध लेना बंद कर दें, तो निश्चित रूप से लोगों के पास एक ही विकल्प रहता है, आंदोलन खड़ा करना, इन नेताओं का बहिष्कार करना, इस सरकार का बहिष्कार करना और इस तौर की प्रक्रिया का बहिष्कार करना जिसमें उनकी आवाज नहीं सुनी जाती हो, उनकी मुद्दे नहीं सुने जाते हो। लखपत बुटोला जी, उनकी मुझे बातें बात नहीं सुनी जाती। बताइए, मुझे ये बताइए, कांग्रेस कभी सत्ता में काबिज तो रही नहीं, 24 के 24 साल बीजेपी के ही मुझे लगता है पाले में रहे हैं। शायद यही वजह है कि विपक्ष सीना चौड़ा करके आरोप लगा रहा है। जी, आप भी उतने ही दोषी हैं जितनी की भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए, मैं सीधे सीधे इतना कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ जाऊं, लेकिन सुन लीजिए, मैं कहूंगा कि मेरे दादाजी ने मेरे बाप को नहीं पढ़ाया और मैं भी अपना बेटा, मेरा बाप भी मेरे बेटे को न पढ़ा दे, तो सुन लीजिए, परिस्थितियां साजगार नहीं होती। ये जो ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक सड़कें गई है, नीतिमाला तक सड़क गई है, ये सड़कें कौन लेके गया? हर ब्लॉक में जो हॉस्पिटल खुले हैं, CSC PSC सेंटर खुले, किसने खोले? विकास सतत प्रक्रिया है और जो सरकार है तो उसकी जवाबदेही होती है। यदि मांग आज है, भूख यदि आपको आज है, मांग आज है, उसके लिए आप 50 साल और 25 साल प्रदेश सरकार को दोषी देंगे? 1978 से एक गांव का जिक्र अभी यहाँ पर शायद उदित जी कर रहे थे या PC थपलियाल जी कर रहे थे। जो सरकार 1978 से सर वो उसको सड़क नहीं मिली। आप मुझे बताइए ना, 78 के बाद कुछ साल तो आपके भी रहे होंगे, कुछ साल बीजेपी के भी रहे। आप बता रहे मांग आज है, क्या सड़क की मांग आज चुनाव के टाइम पे ही उपजी है क्या? कांग्रेस के टाइम पे सड़क की मांग नहीं की जा रही थी। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहती हूँ, मेरा ना ही कांग्रेस से कोई वास्ता है ना ही बीजेपी से। सवाल आपसे है तो सवाल बीजेपी से भी है, लेकिन आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। आपकी डिबेट लंबी है, 2 मिनट समय दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात यह है, यदि आपको पीड़ा आज है तो इलाज भी आज ही चाहिए। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस ने जिला मुख्यालय के सड़क ले गई है तो तब मांग थी, जिला मुख्यालय में हॉस्पिटल चाहता तो तब मांग थी, ब्लॉक मुख्यालय में सड़क चाहे थी कांग्रेस लेके गई, ब्लॉक में हॉस्पिटल चाहे थे लेके गई, गांव में स्कूल चाहे तो लेके गई। आज कनेक्टिविटी ये स्थिति हो गई है, पहले कनेक्टिविटी पहाड़ों की कनेक्टिविटी 20-20 किलोमीटर पैदल चलते थे। मैं खुद स्वयं गाँव का हूँ और गाँव के एक कस्बे के एक गाँव का एरिया ही कई बार 7-8 किलोमीटर का हो जाता है। तो इस परिस्थिति को समझना पड़े। लेकिन आज लोग चाहते हैं कि उसके गांव तक सड़क जाए, उसके मोहल्ले तक सड़क जाए। ये मांगे 20-25 साल पहले नहीं थी ना, सरकार के पास इतना धीरे धीरे जो यदि इस देश की राजधानी से और प्रदेश की राजधानी तक सड़क गई, प्रदेश की राजधानी से जिला मुख्यालय, जिले की राजधानी तक सड़क गई, जिले की राजधानी से ब्लॉक की राजधानी तक सड़क गई और ब्लॉक के बाद गाँव गाँव कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये प्रक्रिया है। और आज जो गांव छूट गए, जिन प्रक्रिया में छूट गए, उसके जवाब ये कांग्रेस होगी, ये सरकार होगी जो 7 साल से यहाँ बैठी हुई है। आप कोई बहुत ये बता दीजिए। सुनिए ना, 1980 के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार नहीं आई है यहाँ पर कांग्रेस की, 10 साल पुरानी ही बात है सर। 10 साल पहले आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हम चीजों से जान ही पहचान नहीं थी हमारी, हम जानते ही नहीं थे कि डामरीकरण वाली रोडें कैसी होती हैं, सड़कें कैसी होती हैं। हम पहले भी नहीं जानते थे 5G क्या होता है, ब्रांडेड कपड़ा क्या होता है, ब्रांडेड सूट क्या होता है। हाँ, और ये अभी हाल फिलहाल में मोदी जी के आने से हुआ ना। फिर तो आप ये कहना चाहते हैं ना कि जब से मोदी जी की सरकार शुरू हुई है, केंद्र में वो आए, तब से हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर चले गए हैं, हमें डिजिटल दुनिया पता चली है, हम कनेक्टिविटी से जुड़ना शुरू हुए। अदरवाइज कांग्रेस के टाइम पे तो हमें कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है देश में। बहस करने के बजाय, सुनो, मुझसे बहस करने के बजाय मेरी चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए, दर्शक भी समझेंगे। मैं ये चीज कह रहा हूँ, आज जो चीजें कही जा रही, कुछ चीजें कहीं डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 5-10 साल पहले जब हमारे अंदर ये कनेक्टिविटी नहीं थी, ये 2G 3G 4G 5G नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो डायरेक्ट बेनिफिट कैसे मैनुअल वर्क होता था। तो मैनुअल वर्क में आज कहीं 1980 में ये डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं मिलता था, ये कोई प्रश्न है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से जिले की राजधानी सड़क गई है, उसके बाद ब्लॉक सड़क गई है, गाँवों में गई है, और जिन जगह छूटी वो तो कई समय से मांग कर रहे। ये मांग तो ऐसा नहीं इसी चुनाव में, यही संज्ञान मुख्यमंत्री ने पहले लिया होता, इस चुनाव से पहले लिया। जब बहिष्कार कर रहे थे लोग, धरने प्रदर्शन पे थे, भूखे प्यासे बैठे थे, तो उसके लिए जवाब भी हमारी सरकार होगी या पुरानी सरकार होगी? ये तो सवाल इनसे पूछा जाए, कटघरे पर खड़ा किया जाना चाहिए इनको। ये निठल्ली निकम्मी सरकार, भैरी सरकार सुन क्यों नहीं लोगों की? जी, मैं इंतजार कर रही थी कि लखपत बुटोला जी कब हमारी डिबेट में बैठेंगे और कब मुझे बताएंगे कि बीजेपी से सवाल पूछना है, मैं तभी सवाल पूछूंगी। ठीक है, रुकिएगा। नवीन प्रशाले जी जवाब दीजिए। और अभी आपके मैं प्रवक्ता को रिपोर्ट में सुन रही थी, उन्होंने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया। अरे कांग्रेस अगर नकारी थी, कांग्रेस ने अगर काम नहीं किया तो जनता ने जवाब दिया ना,
और आपको अच्छा खासा एक मैंडेट देकर आपको सरकार में वापस लेकर आए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ेंगे। अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वर्तमान में सरकार हमारी है और इतिहास बदलकर जनता ने हम पर भरोसा किया है, तो जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और हमारी सरकार ही जिम्मेदारी ले सकती है। बुटोला जी के वक्तव्य में साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि मांग भी अभी आई है, पूरी भी अभी होनी चाहिए और हम ये करेंगे, क्योंकि आप इन्हीं के नेता थे जो कहते थे कि 1 रुपया भेजते तो 10 ही पैसा जनता तक पहुंचता है। आज हमारे नेतृत्व में जो नेतृत्व है इस देश का, अगर वो 1 रुपया भेजता तो 1 रुपया जनता तक पहुंच रहा है। वो टेक्नोलॉजी भी इजाद की है और वो तरीका भी है। तो जो भी काम बच गए हैं उस सबकी जिम्मेदारी पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के संपूर्ण विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं। शायरी जी, इस बात की जिम्मेदारी का एहसास आपको हुआ जब मतदान पड़ गया और आपको पता चला कि ये तो पिछली बार से भी कम है, तब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ? जैसे जी, मतदान तो 4 जून को पता चलेगा कि मतदान कैसे कम हुआ। मतदान तो कांग्रेस की निराशा आपको पता था कि कांग्रेस के और नवीन प्रशाली जी, एक सवाल मेरा एक और है आपसे कि जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे, सबको पता था उत्तराखंड की जनता चीख चीख कर, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी वो लगातार इस बात को कह रहे थे, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं, इस तरीके की नारेबाजियां चल रही थी, हम चर्चा भी कर रहे थे। उस वक्त संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? उस वक्त समझाइश क्यों नहीं की गई? उस वक्त आपके पन्ना प्रमुख क्या कर रहे थे? ये भी एक सवाल है। आपका पलायन आयोग कहाँ है? पलायन आयोग को ये इसलिए रखा गया था कि भाई वो पता करे कि पलायन क्यों हो रहा है, लेकिन आपका पलायन आयोग देहरादून में बैठा हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं है कि पहाड़ की जनता की क्या सुविधाएं हैं, क्या उनको चाहिए, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी जरूरतें, कोई मतलब नहीं। एक टीम गठित कर दी गई है भगवान भरोसे, और उसी का शिगुफा हर बार चैनल में बैठ के आप दे देते हैं कि हमारा तो पलायन आयोग हमने बना रखा है, हमने इसकी कमेटी बना रखी है, हमने उसकी कमेटी बना रखी है। सर देखिए, बहुत गंभीर विषय है। अगर हम सीधे सीधे बात करें, अगर जनता को सड़क आज 2024 में नहीं मिल रही है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। जी यशी जी, मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। इसीलिए जनता ने भरोसा उस पर जताया है और हम उसको करके दिखाएंगे। देखिए, जो जनता ने चुनाव का समय उन्होंने चुना और जनता है, जनता लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने अपनी बात को शासन तक पहुंचाने का एक माध्यम जो चुना है, उस पर शासन ने संज्ञान लिया है। शासन ने जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ कहा है और शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात का संज्ञान लिया, त्वरित कार्रवाई उस पर करने के लिए किया। कुछ टाइम में आप देखेंगे कि इसका निराकरण हो चुका होगा। लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि जब से मोदी जी आए हैं, जैसे बुटोला जी ने कहा कि सारी मांगे तब से पता चली और सारी चीजें तब से हो रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पिछला 60 साल एक बार और मोदी जी का 10 साल एक बार। और वोट कम क्यों हुआ वो तो 4 जून को पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता कह चुके थे कि कांग्रेस सुस्त हो चुकी है, कांग्रेस ढीली होगी। अब कांग्रेस के जो थोड़ा वोटर 4-5% बचे थे वो वोटिंग तक गए नहीं, वो वोटिंग स्टेशन तक गए नहीं, पोलिंग स्टेशन तक नहीं गए, मतदान केंद्रों तक नहीं गए। तो चुनाव में थोड़ा सा कमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पिछली बार से भी ज्यादा यहां पर बढ़ेगा। इस बात के लिए बुटोला जी आश्वस्त रहे, विपक्ष आश्वस्त रहे। ये लेड लत्ती भी इनको लेके डूबेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है अपने काम के बल पर, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर। जैसे यहाँ पर इसका सीधा सीधा जवाब से इतना ही है, आप काम करेंगे जनता आपको वोट देगी, आप काम नहीं करेंगे जनता बहिष्कार करेगी, और ये हमने देख लिया इस चुनाव में। वापस आते हैं आपके पास, उदित घेरियाल जी। आरोप प्रत्यारोप जारी है, कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मेरा तो ये कहना यह है कि हम सब की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी, चाहे जो कांग्रेस के हों, चाहे कोई और भी हों, हम जो भी लोग पहाड़ से संबंधित हैं, हम लोगों की एक चिंता है कि पहाड़ खाली हो रहा है, पहाड़ से पलायन हो रहा है। बिल्कुल। और उस पलायन का 2-3 मुख्य कारण हैं। उनमें से एक मेजर कारण है सड़क, दूसरा है स्वास्थ्य और फिर तीसरा है शिक्षा। अगर सड़क नहीं होगी तो बाकी दोनों चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, ये सबको मालूम है और ये सब जगह ऐसा ही होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किमसार का एरिया जो है डाडा मंडल का, जिसमें मल्ला बनास, तल्ला बनास से गांव आते हैं, ये 12-15 हजार की आबादी है या उससे ज्यादा। अगर ये सड़क आगे बन जाती है पूरी पक्की, तो इसका कनेक्शन हो जाता है जाके यमकेश्वर हेड ब्लॉक हेड से।
उसका मतलब 40-50 हजार लोग उस सड़क का फायदा ले लेंगे। अब वो उलझी कहाँ हुई है? वो उलझी हुई है फॉरेस्ट की वजह से। फॉरेस्ट तो अभी शुरू हुआ है, टाइगर अभी आया है रिजर्व बाग। उनकी लड़ाई 24 साल से नहीं, उनकी लड़ाई और पहले से। मेरा कहना यह है कि 24 साल से उत्तराखंड की अलग अलग सरकारें आ रही हैं, अधिकारी रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर, वहां के भी रहे हैं। चंदोला जी वहां पर, श्रीकांत चंदोला जी ने सड़क को थोड़ा सा पक्का बनवाने की कोशिश करी, लेकिन केवल ऋषिकेश से वो 23-24 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ की स्थिति ऐसी है और वो गांव वाले बहुत चिंतित हो गए क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो कॉलेज भी जाना है, सब कुछ करना है, तो जो दूरस्थ गांव हैं, अंदरूनी गांव हैं पहाड़ के, उनकी क्या स्थिति होगी? अगर ये स्थिति ऐसे ही रही तो धीरे धीरे जो दूरस्थ के गांव हैं, जिनको हम चाह रहे हैं आबाद रहें, वो खाली होते जाएंगे। फिर वोट परसेंटेज की कहां से बात होगी? फिर वोट की कहां से बात होगी जब गांव में कोई नहीं रहेगा, ग्रामीण। तो देखिए, ये सबकी चिंता है, ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर कार्रवाई शुरू कर दें तत्काल। लगे अगला चुनाव फिर आ रहा है 27 में, ऐसा ना हो कि और बड़ा बहिष्कार हो जाए। तो क्योंकि ये प्रक्रिया है लंबी, और मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं कि ज्यादातर सड़कों का मसला जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। मोदी जी ने ये सॉल्व करा, गंगोत्री नेशनल पार्क से हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे निकल रहा है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। ठीक है उदय जी, थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आरोप प्रत्यारोप पर? फटाफट आपका जवाब चाहूंगे मैं। देखो, मेरे को बहुत ही चिंता होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के गीत हर व्यक्ति गाता है और ये भी जानता है कि एक व्यक्ति एक मोहल्ले का विकास नहीं कर सकता। एक व्यक्ति तो एक व्यक्ति पूरे देश का विकास कर रहा है और उसके पास कोई जादू की छड़ी है और वो ऐसे प्रतिनिधि चुनता है, ऐसे मुख्यमंत्री बनाता है जिनके भेजे खाली होते हैं, जिनको विजन ही नहीं होता। हम देखते हैं अगर 5 जनप्रतिनिधि जो सांसद इस राज्य में चुने जाते हैं, वो अगर विजनरी नेता होते, वो नहीं होते जैसे गए हुए थे 5 बैठे हुए थे संसद में मुंह बंद करके, ऐसे नहीं होते तो प्रधानमंत्री उस संसद को बताते कि हमारे पहाड़ कच्चे पहाड़ है, यहां ऑल वेदर रोड नाम मत रखो, यहां ऑल वेदर रोड रखोगे तो बेवकूफ कहलाओगे। आज ऑल वेदर रोड कह के अपना नाम चेहरा नहीं बचा पा रहे ये लोग, क्योंकि ऑल वेदर हर दम खिसक रही, पहाड़ के पहाड़ टूट रहे। अगर वो जनप्रतिनिधि संजीदे होते तो वहां बताते संसद को कि हमारे पहाड़ों में सुरंगें मत बनाओ, नहीं तो पहाड़ धंसेंगे, पहाड़ खत्म हो जाएंगे। हम आज घिडियाल जी को नहीं मालूम है कि जब तक इस पहाड़ में सड़कें नहीं थी, मेरे गांव हरे भरे थे, मेरे खेत खलियान भरपूर थे, मेरे गांव में पूरे लोग रहते थे, हम एक अलग जीवन जीते थे। आज इन सड़कों के बाद जिस तरह से ये ठेकेदार बने, हमारे संसाधनों को नोचने लगे, हमारे संसाधनों को बेचने लगे और आज जनता को नंगा चौराहे पे खड़ा है। हमारे वापस आएंगे आपके पास। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, ताजुब होता है कि जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए लोगों ने शहादतें दी हैं, आज उसी उत्तराखंड राज्य को लोग छोड़कर जा रहे हैं और वजह यही है कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और जैसा कि अभी उदित जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई वोट देने के लिए भी नहीं बचेगा। बिल्कुल यसी, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है और सबसे बड़ी विडंबना ये रही इस राज्य की कि इस राज्य के जनता ने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना कि ये विधानसभा में लोकतंत्र में हमारे मुद्दे उठाएंगे, विकास के मुद्दे उठाएंगे, क्षेत्र की समस्याएं उठाएंगी, सबसे पहले पलायन उन्होंने ही किया। आज कौन विधायक है जो पहाड़ों में चुना जाता है और जिसका देहरादून में घर नहीं है? अगर हम उनके पहाड़ में और देहरादून में उनके रहने की अगर हम एक तुलनात्मक उसमें देखें तो उनके सिर्फ चुनाव का समय होता है जब वो पहाड़ में होते हैं, वरना उनका अधिकांश समय देहरादून में ही बीतता है। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी हम सिर्फ सड़कों पर और हम मुख्यमंत्री पर बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग सतपाल महाराज के पास है
क्या ये बात किसी को मालूम है? आज तक हमने सड़कों को लेकर के सतपाल महाराज की कोई टिप्पणी नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी कि सतपाल महाराज ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हो कि हाँ फलाने हमने ये इतनी सड़कें बना दी, हमारी सड़कों को बनाने की गति ये है, हमारी PWD ये विभाग ये कर रहा है। ठीक है, वो कहाँ राजनीतिक नेपथ्य में है? मंत्रिमंडल में भारी भरकम मंत्रिमंडल उनके पास है, PWD जैसा विभाग उनके पास है। ठीक, तीसरी बात ये है कि अभी मैं ये सुन रहा था कि वन विभाग को लेकर के कि वन विभाग के पास सड़कें हैं। जब ऑल वेदर रोड बन रही थी तो उसका कई हिस्सा भी वन विभाग के पास था, NGT के पास पहुंचा था। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, सैकड़ों हजारों पेड़ कट रहे थे, वो मसला भी NGT के पास था, लेकिन सरकार ने वो मसले सुलझाए। कुलदीप जी, माफी चाहूंगी, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि नेताओं की उदासीनता, सांसदों की उदासीनता और जिनके पास जो विभाग है उनके काम ना करने की वजह से आज उत्तराखंड सफर कर रहा है, और ये समस्या जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। करूंगा इसमें। जी फटाफट। सरकार को अधिकारियों के मुंह से बाहर निकलना होगा। सरकार को अधिकारियों के मुंह से बाहर निकलना होगा। अगर जब तक ये बाहर नहीं निकलेगी सरकार का ही नुकसान होगा। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के चुनावी दंगल में आज हम बात कर रहे थे कम मतदान, धामी ने लिया संज्ञान। हालांकि ये जो वोट प्रतिशत कम हुआ है और जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, आखिर ये जनता तक कब तक पहुंचेंगी ये देखना होगा। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बड़ी खबर, डिंपल यादव ने किया रोड शो। उन्नाव से आपको ये खबर बता रहे हैं, डिंपल यादव ने रोड शो किया, अनु टंडन के नामांकन में किया रोड शो। सब अपने आप को पिछड़ा समझ रहे हैं, डिंपल यादव ने बयान दिया है। रोजगार और नौकरी के मामले में यहां जीरो है। और डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ऐसी सरकार है जो केवल छीन सकती है, इसने हमेशा छीना है। इसने युवाओं की नौकरी रोजगार छीना है, इन्होंने महिलाओं का हक सम्मान और अधिकार छीना है, इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार खाली छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ पूरा देश आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं, गठबंधन को ठगबंधन बताया जा रहा है। ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। देखिए आप गलत बोल रहे हैं, आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है सबसे पहली बात, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है, चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हमारे साथियों का, हमारे सहयोगियों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का सबका जोश दिखाई पड़ा और सबने हमें शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया और अपना स्नेह दर्शाया और पूरे जोर शोर के साथ मुझे यहाँ तक कलेक्ट्रेट तक पहुँचाया। तो फिर उसके बाद मैंने नामांकन किया। कितने से पहले? हाँ, जिस तरह से आज आपने शक्ति प्रदर्शन किया, पूरी एक यूनिटी दिखाई, क्या लगता है कितना असर होने वाला है आपके चुनाव में? ऐसा है कि कितना असर होगा ये तो आप बाद में ही देखेंगे, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि जो एकजुटता दिखाई पड़ी और एक जो जोश दिखाई पड़ा, अब हर कार्यकर्ता इस युद्ध के लिए। क्या लगता है, क्या मार्जिन रहेगा? मैं मार्जिन जीत का कभी आकलन नहीं करती हूँ, मोहब्बत का आकलन करती हूँ। क्योंकि अब नामांकन हो गया, अब जनता के बीच जाने का वक्त आ गया, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाली हैं? मुद्दे हमारे उन्नाव के बहुत है, बेहाल है उन्नाव, 10 साल से कोई भी काम नहीं किया गया है। और देवभूमि के चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News NR नमस्कार।